बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम FIA एक्ट 1974 पे बात करेंगे। FIA एक्ट एक मुख्तसर एक्ट है और ये 1974 में ये एक्ट बना और इसके अंदर टोटल 10 सेक्शन है और इसके एक शेड्यूल है इसका। तो सेक्शन 10 जो है वो हम देखते हैं क्या है। तो पहला सेक्शन 1 जो है इसके अंदर इसका टाइटल है और इसका एक्सटेंट है और इसकी कमेंसमेंट है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। तो इसको उर्फ आम में FIA एक्ट 1974 कहते हैं। Its extend to the whole of Pakistan and also apply to all citizens of Pakistan and public servants wherever they may be। और ये एक्सटेंड करता है, इसकी जुरिस्डिक्शन पूरा पाकिस्तान है और ये तमाम सिटीजन पे एक्सटेंड करता है और तमाम पब्लिक सर्वेंट्स पे एक्सटेंड करता है वेयर एवर दे मे बी, कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर भी हैं पब्लिक सर्वेंट्स तो उन पे भी ये एप्लीकेबल होता है। तो ये इसकी जुरिस्डिक्शन पूरा पाकिस्तान, ऑल सिटीजन्स और पब्लिक सर्वेंट्स है। इट शैल कम टू फोर्स एट वंस। तो ये जैसे ही 75 में ये एक्ट बना और ये 75 में नाफज हुआ तो ये उस वक्त एप्लीकेबल होना शुरू हो गया। सेक्शन 2 इसका जो है उसके अंदर ये डेफिनेशंस दी हुई हैं। सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी, इसमें बताया गया है कि ये एजेंसी कैसे बनेगी। द फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एन एजेंसी टू बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर इंक्वायरी इनटू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल इंक्लूडिंग एन अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एंड अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंस। तो ये फेडरल गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाएगी जिसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहेंगे। तो इसका मतलब इसकी सुपरिटेंडेंस जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है और इसका काम जो होगा वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस होगा, इंक्वायरी इनटू एंड इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिक पर्पस FIA बनाने का ये है कि ये इंक्वायरी कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ऑफेंसेस की। और कौन से ऑफेंसेस हैं जिसकी ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? जो शेड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं। शेड्यूल इसका जो है वो एक ही है और वो आखिर में FIA एक्ट के साथ अटैच किया हुआ है। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे लेटर स्लाइड्स के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी ये है कि FIA जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी और इसका काम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उन केसेस की है जो शेड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं। Agency shall consist of a Director General to be appointed by the federal government and such number of other officers as the federal government may from time to time appoint to be the member of the agency। तो इसकी एक सरबराह जो है इसका वो डायरेक्टर जनरल होगा और इसको फेडरल गवर्नमेंट नामजद करेगी या अपॉइंट करेगी और उसके अलावा वो तादाद अफरान की लगाएगी इस महकमे के अंदर जितनी फ्रॉम टाइम टू टाइम जरूरत होगी। तो इसमें सुपरिटेंडेंस बेसिकली इसमें डिस्कस की हुई है सेक्शन 3 में, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट है और इसका इंतजामी सरबराह जो है वो डायरेक्टर जनरल होगा जिसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। Section 4 is superintendence and administration of the agency. The superintendent of the agency shall vest in the federal government। सुपरिटेंडेंस फेडरल गवर्नमेंट के पास है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जरिए की जाती है। जो मैंने आपको पहले भी इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है फेडरल गवर्नमेंट में, ये उसका एक अटैच डिपार्टमेंट समझा जाता है और इसका ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल इस महकमे का सारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास है, जिसको हम वजारत दाखिला कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल, और इसका इंतजामी सरबराह जो है वो डायरेक्टर जनरल है। Who shall exercise in respect of the agency such of the powers as Inspector General of Police under Police Act 1861। और डायरेक्टर जनरल के पास वो तमाम पावर्स होंगी जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास पुलिस एक्ट 1861 के तहत है। यानी ये इंतजामी सरबराह है महकमे का और ये वो तमाम पावर और एक्सरसाइज करेगा
जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास पुलिस एक्ट 1861 के तहत है। तो ये उसकी पावर्स हैं जो डायरेक्टर जनरल है उसकी। सेक्शन 5 बहुत बड़ा सेक्शन है। इसके आगे 6 सब सेक्शन है और इसमें पावर ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी, ये एफआईए में काम करने वाले जो अफसरान हैं उनकी पावर को डिस्कस करता है। और ये सेक्शन 5 जो है ये इसके 6 सब सेक्शन है। आगे पहला सब सेक्शन जो है उसमें द मेंबर ऑफ द एजेंसी शैल फॉर द पर्पज ऑफ एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट have throughout Pakistan such powers, including powers related to search, arrest of person, and seizure of property, and such duties, privileges, and liabilities as the officers of a provincial police have in relation to the investigation of offences under the code or any other law for the time being in force. तो ये सेक्शन 5(1) जो है ये उनकी पावर ऑफ अरेस्ट को, पावर ऑफ सर्च को और पावर ऑफ सीजर ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। और ये कहता है कि जैसी प्रोविंशियल पुलिस अफसरान के पास पावर्स हैं अरेस्ट करने की, सर्च करने की, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी की, उसी तरह की पावर्स भी एफआईए के पास हैं। तो पहला सेक्शन 5A जो है या 5(1) जो है वो इसकी सर्च की, अरेस्ट की और सीजर की पावर्स को डिस्कस करता है। इसके बाद 5(2) discusses about if any member of the agency not below the rank of sub-inspector may, for the purpose of any inquiry or investigation under the Act, exercise any of the powers of an officer in charge of the police station in any area in which he is for the time being, and when so exercising such power shall be deemed to be an officer in charge of the police station, discharging his functions as such within the limit of his station. तो जो भी सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर है एफआईए के अंदर, सेक्शन 5(2) ये कहता है कि उसके पास वो तमाम पावर्स होंगी, वो तमाम इख्तियारात होंगे जो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या एसएचओ के पास होते हैं। एफआईए में काम करने वाला हर सब इंस्पेक्टर वही इख्तियारात रखेगा जो आम पुलिस में एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या एसएचओ के होते हैं। मीनिंग देयर बाई कि इनकी पावर्स जो सीआरपीसी के तहत एसएचओ को पावर दी गई हैं, एफआईए के हर सब इंस्पेक्टर के पास वही पावर है, वही प्रिविलेजेस हैं और वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब वो इंक्वायरी कर रहा हो या इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो तो वो वही पावर इख्तियार कर सकता है जो एक नॉर्मल थाने के एसएचओ के इख्तियारात है। सेक्शन 5(3) कहता है कि एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑथोराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल इन दिस बिहाफ मे अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन who has committed or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any of the offences referred to subsection 1 of section 3। तो ये भी पावर है उसकी। सब इंस्पेक्टर रैंक का एफआईए का कोई भी अफसर जिसको ये इख्तियारात डायरेक्टर जनरल की तरफ से मिला हुआ हो कि वो केसेस को इन्वेस्टिगेट करे, तो वो बगैर किसी वारंट के किसी भी शख्स को जिसके बारे में ये सस्पिशन हो कि उसने ऑफेंस किया है उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो ये भी पावर ऑफ अरेस्ट है एफआईए के पास और ये सब इंस्पेक्टर एक्सरसाइज करेगा। और वो किसी भी शख्स को जिसके बारे में उसके पास रीजनेबल सस्पिशन हो कि उसने क्राइम कमिट किया है उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 5(4) ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सरसाइजिंग बाय द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी द पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इंक्लूड एनी प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू बी द पुलिस स्टेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। तो जब हम पुलिस स्टेशन की बात करते हैं तो पुलिस स्टेशन से मुराद वो पुलिस स्टेशन है तो फेडरल गवर्नमेंट एफआईए के लिए एक पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दे। एफआईए के अपने पुलिस स्टेशन है और उनकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। तो जब हम पुलिस स्टेशन की बात करेंगे एफआईए एक्ट के तहत तो इससे मुराद वो पुलिस स्टेशन होगा जो एफआईए के तहत बनाया गया है और ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इसकी ज्यूरिसडिक्शन नोटिफाई होती है।
अगला सेक्शन जो सेक्शन 5 के अंदर सब सेक्शन है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन any property which is the subject matter of the investigation is likely to be removed, transferred, or otherwise disposed of before any order of the appropriate authority for its seizure is obtained, such member may, by order in writing, direct the owner of any person who is, for the time being, possession thereof, not to remove, transfer, or otherwise dispose of such property. ये भी एक पावर एसएचओ के पास भी होती है नॉर्मल वे में, एफआईए के पास भी पावर है। अगर एफआईए का कोई मेंबर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो और उसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो किसी भी किस्म की, और ये सस्पिशन हो कि वो प्रॉपर्टी रिमूव हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, तो ये एफआईए का मेंबर डायरेक्शन दे सकता है उस प्रॉपर्टी के ओनर को या किसी ऐसे शख्स को जो उस प्रॉपर्टी का मैनेजर है कि वो उसका पोजेशन उसके रिमूव ना करे, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना करे, ना उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करे, जब तक कि वो एफआईए वाले उसको इजाजत ना दे। इससे मुराद ये है कि अगर एफआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा हो किसी केस में और उस केस से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की भी कोई प्रॉपर्टी है, तो कोई शख्स भी उस वक्त तक उस प्रॉपर्टी को ना ट्रांसफर कर सकता है, ना रिमूव कर सकता है, ना उसको किसी और तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकता है, जब तक कि वो एफआईए वाले अपने केस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना कर ले। तो ये भी एफआईए की पावर है कि वो प्रॉपर्टी जो है उसको वो आगे डिस्पोज ऑफ होने से मना कर सकते हैं। सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 में any contravention of the order made subsection 5 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। जो अभी हमने पिछला स्लाइड देखा है जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो अगर कोई शख्स इसकी वायलेशन करेगा तो उसको 1 साल कैद की सजा हो सकती है, उसको फाइन हो सकता है, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। तो ये उनके पावर है एफआईए के पास कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने से या डिस्पोज ऑफ होने से रोक सकते हैं, और जो शख्स उसकी वायलेशन करेगा उसको फिर 1 साल की सजा हो सकती है, या उसको जुर्माना हो सकता है, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। सेक्शन 5A कहता है कि जो एजेंसी के अफसरान हैं जब वो किसी केस को अदालत में चालान करेंगे तो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का जो लीगल है या डिप्टी डायरेक्टर लॉ है उनका, वो शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन भी एफआईए की जिम्मे में आती है, इनके पास है। जब ये किसी केस को अदालत में चालान करेंगे और उस केस के ट्रायल के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लॉ जो है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की खिदमत भी सर अंजाम देंगे। सेक्शन 6 इसका जो है दैट डील्स विद द पावर टू अमेंड द शेड्यूल। जो शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें एफआईए के केसेस लिखे हुए हैं, जौन से केसेस इन्होंने इन्वेस्टिगेट करने हैं, तो उसको चेंज करने का या अमेंड करने का इख्तियार द फेडरल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette amend the schedule so as to add any entry thereon or modify or omit any entry therein। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि एफआईए के एक्ट के अंदर जो शेड्यूल दिया गया है उसमें कोई भी केस नया दाखिल कर सकते हैं, नया केस ऐड कर सकते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआईए को दे सकते हैं कि एफआईए उन केसेस को भी इन्वेस्टिगेट करे, या जो ऑलरेडी लिस्ट है शेड्यूल के अंदर उसमें से किसी क्राइम को या किसी केस को ओमिट भी कर सकते हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं, नए केस ऐड कर सकते हैं, या पुराने केस उसमें अगर हैं उनको निकाल सकते हैं। सेक्शन 7 डील्स विद द डेलीगेशन ऑफ पावर। डायरेक्टर जनरल may by order in writing direct that all or any of his powers under this act or rules shall subject to such condition if any as may be specified in the order be exercisable also by any member of the agency so specified। तो ये डेलीगेशन ऑफ पावर है, ये डीजी एफआईए को इख्तियार दिया हुआ है कि उसके पास जो अपनी पावर्स हैं तो वो किसी भी अपने मातहत को वो पावर डेलीगेट कर सकता है,
और जिस अफसर को वो पावर्स डेलीगेट की गई हो वो उन पावर्स को उसी तरीके से एक्सरसाइज करेगा जिस तरीके से उसको डीजीएफआईए ने हुक्म दिया हुआ है। तो ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स है जो डीजीएफआईए अपने सबऑर्डिनेट को अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकता है। सेक्शन 8 डील्स विद द इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स कि अगर महकमे का कोई अफसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए महकमे के रूल्स और कवायद की बाकायदा ज़ाब्ते की पाबंदी करते हुए अपनी एक्शन डिस्चार्ज करता है, अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करता है, तो गुड फेथ में वो ड्यूटी सर अंजाम देता है, तो उसके इस एक्शन को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नो शूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie against the federal government, any member of the agency, or any other person exercising any power or performance any function under this act, or the rules for anything which is in good faith done or intended to be done under this act or the rules। तो ये इंडेमनिटी किन लोगों को अवेलेबल है? ये इंडेमनिटी फेडरल गवर्नमेंट को अवेलेबल है कि फेडरल गवर्नमेंट को शू नहीं किया जा सकता, फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी किस्म का लॉ शूट नहीं किया जा सकता, एजेंसी के मेंबर्स के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, और किसी ऐसे पर्सन के तहत नहीं किया जा सकता जो इस एक्ट के तहत अपने पावर्स को परफॉर्म कर रहा हो या अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा हो। कंडीशन उसकी ये है कि उसने ये काम गुड फेथ में किया हुआ हो। तो जब भी गुड फेथ में कोई काम किया गया हो तो एफआईए एक्ट इंडेमनिटी देता है फेडरल गवर्नमेंट को, एजेंसी के मेंबर्स को और हर उस शख्स को जो इस एक्ट के तहत काम कर रहा हो, तो उसके खिलाफ ना प्रोसिक्यूशन हो सकती है, ना लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है, ना उसके खिलाफ कोई लॉ शूट हो सकता है। तो ये इंडेमनिटी है जो एफआईए एक्ट अपने मेंबरान को देता है। Section 9 deals with the making of the rules. Federal government may by notification in the official gazette make rules for carrying out the purpose of this act। तो ये आप जानते हैं कि एक्ट के बाद हमेशा उसको रूल्स बनाए जाते हैं जिनको अमल करके महकमा काम करता है। तो इसमें भी रूल बनाने का इख्तियार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो फेडरल गवर्नमेंट किसी भी किस्म के रूल बना के दे सकती है एफआईए को। उसके बाद सेक्शन 10 इसका जो है, सेक्शन 10 डील्स विद रिपील। सेक्शन 10 इज रिपील। द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948 and the Special Police and Provincial Police Order 1962 hereinafter referred to respectively as the said order and the said order are hereby repealed। तो जब भी कोई नया एक्ट आता है तो उसी एक्ट के अंदर जो पुराने एक्ट हो उनको रिपील कर दिया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो थी ये 1948 में पाकिस्तान ने बनाई थी, और ये स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी उसको चेंज करके जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948 बनाई थी। तो जब ये एक्ट 1974 का आ गया तो पुराने एक्ट जितने भी थे या इनेक्टमेंट जितनी भी थी उसको इस एक्ट के अंदर रिपील कर दिया, और सेक्शन 10 जो है वो इस रिपील के बारे में है। तो ये थे टोटल 10 सेक्शन जो एफआईए में है। अब इसके बाद एफआईए शेड्यूल है, इसको एक नजर देख लेते हैं कि एफआईए शेड्यूल के अंदर क्या है। एफआईए शेड्यूल के अंदर 96 के जो सेक्शंस हैं ये पाकिस्तान पीनल कोड के हैं, पीपीसी के हैं, जिनमें एफआईए को इख्तियार दिया गया है कि वो इन केसेस को इंक्वायरी भी कर सकते हैं, इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। और ये तमाम वो केसेस हैं जो या तो इसमें करप्शन के बारे में है या फ्रॉड के बारे में है या फोर्जरीज के बारे में है या इकोनॉमिक क्राइम्स के बारे में है। तो ये सारे केसेस एफआईए के शेड्यूल के अंदर उन्होंने रख दिए हैं। तो ये 96 केसेस हैं जिनकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये पहला उसका सीरियल है जो एफआईए एक्ट के अंदर शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। तो इसके बाद अगली जिम्मेदारियां जो एफआईए के पास है उसमें एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसमें फॉरेनर्स एक्ट, उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, ये बेसिक काम है जिसके लिए महकमा बनाया गया था। देन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट,
फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950। तो ये इस तरह ये 7 हो गई इनकी काम। और इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो इसमें बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 8 नंबर पे, 9 नंबर पे पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 65, 10 नंबर पे कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, 11 में फॉरेन एक्सचेंज रिपेट्रिएशन रेगुलेशन एक्ट के तहत काम कर सकते हैं, 12 में फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन रेगुलेशन के तहत काम कर सकते हैं, और 14 में हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हाई ट्रीजन का केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और उसके बाद ये 14 के बाद फिर इनके पास 15 पे ये प्रिवेंशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज और बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1974 में जब बैंक्स नेशनलाइज हुई तो ये एक्ट उनके पास है इन्वेस्टिगेशन के लिए। पासपोर्ट के बारे में जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं इनके पास है। पासपोर्ट पे अगर फोर्जरी की जाए, पासपोर्ट पे अगर कोई अमेंडमेंट की जाए, कोई चेंज कर दिया जाए, या पासपोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्राइम है वो इनके पास है। देन ड्रग एक्ट 1976 इनके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 79 के तहत, और एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1986 के तहत इनके पास इख्तियारात है इंक्वायरी का और इन्वेस्टिगेशन का। इसके बाद 21 नंबर पे एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ये इंटर प्रोविंशियल स्कोप जिस चीज का है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कंट्रोल इनके पास है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट और नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, ये नादरा के तहत जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, किसी ने फ्रॉड किया है आईडी कार्ड का या डुप्लीकेट आईडी बना लिया है या उसके अंदर और कोई ऑफेंस किया है तो ये एफआईए के पास है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस ये 2002 में बना था, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन सारी इसमें एफआईए के पास है। तो ये 25 हो गए। और उसके बाद 26 नंबर पे टेलीग्राफ एक्ट जो है उसके तहत इन्वेस्टिगेशंस इनके पास है। कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के तहत इन्वेस्टिगेशंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सारे इनके पास है, एफआईए के पास है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो 2010 में बना था। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इनके पास है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज 2010, ये जो गुर्दे वगैरह बेचने का काम है वो इनकी इन्वेस्टिगेशन इनके पास है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम एक्ट जिसको हम उर्फिया में पीका कहते हैं 2016 में, ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, ये जिसमें साइबर क्राइम और इस तरह की चीजें हैं ये इनके पास है। तो इस तरह ये 31 लिस्ट में है, आइटम है जो शेड्यूल है एफआईए का। तो एफआईए इन 31 के बारे में इंक्वायरी भी करती है और इन्वेस्टिगेशन भी करती है। तो ये था टोटल आपका एफआईए एक्ट, जिसमें हमने डिटेल से देखा कि एफआईए एक्ट क्या है और इसके पास शेड्यूल में कौन कौन से इवेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।